किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश में इस वर्ष अब तक 99,10,000 टन चावल की खरीद। किसानों ने सरसों की खेती पर दिया जोर। कृषि मशीनरी को बढ़ावा देने को बनेंगे फार्म मशीनरी बैंक। प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए 359 राजकीय जलाशय कार्यशील। कार्प मछली की हैचरियों की स्थापना। यांत्रिक दोष से बंद नलकूप शीघ्र चालू हो। और अब समाचार विस्तार से। सरकारी खरीद एजेंसियों ने देश में अब तक 99,10,000 टन चावल की खरीद की है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय तक 1,40,20,000 टन चावल की खरीद हुई थी। इस वर्ष 3 करोड़ टन चावल खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 16 नवंबर तक पिछले वर्ष की तुलना में 5% कम चावल की खरीद की गई है। देश में इस वर्ष किसानों ने रबी फसल के दौरान सरसों की खेती पर विशेष जोर दिया है और अब तक 48.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी बुआई हो गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसलों को लेकर जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इस समय तक 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की फसल बोई गई थी। गेहूं की बुआई 42.88 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 52.50 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की गई थी। वहीं चने की बुआई अब तक 40.99 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 53.05 लाख हेक्टेयर में इसे बोया गया था। दलहनों की बुआई में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है। इस वर्ष अब तक 58.77 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की गई है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 70.85 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई की गई थी। कृषि क्षेत्र में मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत लखनऊ जिले में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में जिले में 5 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक की लागत 10 लाख रुपए होगी। इसमें अधिकतम 80% अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड सब्सिडी के रूप में देय होगा। इस योजना का स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, सहकारी समितियां, कृषक उत्पादक संघ एवं उद्यमी लाभ ले सकेंगे। फार्म मशीनरी बैंक में ट्रैक्टर, रोटावेटर, जायरोवेटर, जीरो टिल सीड ड्रिल, पावर टिलर, स्मॉल डिस्क बंड वार्मर, पावर स्प्रेयर, ड्रम सीडर, बैटरी स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कार्प मछलियों के पालन एवं विकास के लिए 8 जिलों में एक कार्प हैचरी स्थापित करने के निर्देश देते हुए इसके लिए 48 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। प्रदेश के लखनऊ, आगरा, कन्नौज, गोंडा, संत कबीर नगर, सहारनपुर, बरेली व लखीमपुर खीरी में कार्प मछली हैचरी की स्थापना की जाएगी। इन सभी जिलों को 6-6 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अलावा लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रामपुर, शाहजहांपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर और आजमगढ़ की मत्स्य पालन की 26 सक्रिय हैचरियों के सुदृढ़ीकरण के लिए 29.25 लाख रुपए की धनराशि आवंटित हो चुकी है। प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से यांत्रिक दोष से बंद सभी राजकीय नलकूपों को यथाशीघ्र चालू करने का निर्देश उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री ने दिया है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में विद्युत दोष के चलते 626, केबल दोष से 91, कंडक्टर दोष से 73 एवं अन्य दोषों से 164 नलकूप बंद हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फसल मौसम सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी हुई कृषि संबंधी सलाह की। रबी में विभिन्न फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। यदि प्रमाणित बीज उपलब्ध न हो तो बीज शोधन के बाद ही बुआई करें। भूमि जनित रोगों से बचाव के लिए भूमि शोधन करें। धान की देर से कटाई के बाद खेत की तैयारी के लिए एक बार डिस्क हैरो से जुताई के बाद रोटावेटर का प्रयोग करें। इससे किफायती खेत की तैयारी हो जाएगी। नवंबर के अंत में गन्ना बुआई करने हेतु पॉली बैग में एक आंख के टुकड़े की नर्सरी डालें। सितंबर अक्टूबर में बोए गए गन्ने की फसल में जमाव उपरांत एक हल की सिंचाई करें तथा ओट आने पर 5 किलोग्राम एजेटोबैक्टर व 5 किलोग्राम पीएसबी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कल्चर का लाइनों में प्रयोग कर गुड़ाई करें। इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। यदि शरदकालीन गन्ना के साथ गेहूं की फसल की अंतः खेती करनी हो
तो 2 पंक्तियों के बीच गेहूं की 3 पंक्तियां हल से बोएं। चीनी मिल में पेराई प्रारंभ होने पर सबसे पहले शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की पेड़ी की आपूर्ति करें। आलू की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई तथा संस्तुति के अनुरूप उर्वरकों का प्रयोग करते हुए मिट्टी चढ़ाएं। माह के अंत तक पौधशाला में प्याज की उन्नत किस्मों की बुआई करें। पिछले माह बोए गए लहसुन की निराई गुड़ाई एवं सिंचाई करें। टमाटर की संकर प्रजातियों की रोपाई करें। सब्जियों की क्यारियों में आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई एवं सिंचाई करें। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में अनाजों व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। गेहूं का भाव मुरादाबाद की मंडी में 1500 रुपए, मथुरा में 1485 रुपए, बरेली में 1470 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल मुरादाबाद की मंडी में 2025 रुपए, मथुरा में 2140 रुपए, बरेली में 2160 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2040 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सरसों का भाव मुरादाबाद की मंडी में 3220 रुपए, मथुरा में 3320 रुपए, बरेली में 3235 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 3175 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना मुरादाबाद की मंडी में 3400 रुपए प्रति क्विंटल, मथुरा में 3190 रुपए, बरेली में 3300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू मुरादाबाद की मंडी में 1725 रुपए प्रति क्विंटल, मथुरा में 2170 रुपए, बरेली में 1675 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2090 रुपए प्रति क्विंटल बिका। प्याज का भाव मुरादाबाद की मंडी में 1320 रुपए प्रति क्विंटल, मथुरा में 1850 रुपए, बरेली में 1225 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर मुरादाबाद की मंडी में 925 रुपए प्रति क्विंटल, मथुरा में 650 रुपए, बरेली में 800 रुपए तथा फैजाबाद में 950 रुपए प्रति क्विंटल बिका। अदरक का भाव मुरादाबाद की मंडी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 3600 रुपए तथा फैजाबाद में 3945 रुपए रहा। बैगन मुरादाबाद की मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल, मथुरा में 450 रुपए, बरेली में 850 रुपए और फैजाबाद में 650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गुड़ का भाव मुरादाबाद की मंडी में 2650 रुपए प्रति क्विंटल, मथुरा में 2710 रुपए और बरेली की मंडी में 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था,
यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हमारे जोगिया कोल के समस्त किसान भाइयों, आज आपके लिए इफ़को द्वारा ये किसान चौपाल का आयोजन किया गया है। मैं इसमें आप सभी लोगों का और अपने ग्रामीण भाइयों का इफ़को की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी लोग परिचित है कि इफ़को के द्वारा वर्ष 2011 में 3 वर्ष के लिए ये गांव संपूर्ण विकास और गतिविधियों के लिए इफ़को द्वारा अंगीकृत किया गया है और लगातार 2 साल से हम लोग विभिन्न गतिविधियां यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए उपज वृद्धि के लिए किसान सभाओं का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। विभिन्न फसलों पर हम लोग फसल प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न गतिविधियां जिसके द्वारा किसानों की उपज में वृद्धि हो सकती है उसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। दूसरे आपके पशुओं के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर अभियान आयोजित किए गए हैं तथा दूसरे यहाँ से कृषि ज्ञान की वृद्धि के लिए हम लोग कुछ किसानों को अपने जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं फूलपुर इलाहाबाद में वहाँ पर भेजा गया है ताकि वो वहाँ पर कृषि की और डेयरी पालन की वहाँ पर जानकारी लेकर के अपने आय में वृद्धि कर सकें। इसी प्रकार से CIP इनपुट के माध्यम से किसानों को दलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर मटर उत्पादन के लिए उन्नतिशील प्रजाति का बीज दिया गया है तथा उसके साथ में फसल सुरक्षा के लिए कृषि यंत्रों का यहाँ पर वितरण किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति है जो दिनों दिन कम होती जा रही है उसमें उसके बढ़ोतरी के लिए हम लोगों ने हरी खाद के रूप में ढैंचे का प्रयोग कराया है यहाँ पर। और किसानों के लिए जो है हम लोगों ने PSN पिट जो कंपोस्ट की नई विधि इजाद की गई है उसके माध्यम से प्रत्येक साल 10-10 गड्ढे यहाँ पर हम किसानों के यहाँ पर बनवाए हैं, जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता का अच्छा सड़ा गला गोबर खाद तैयार होकर के कंपोस्ट के रूप में हमारे किसान भाई उसको प्रयोग कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो रही है उसको हरी खाद के माध्यम से गोबर की जो PSN कंपोस्ट है उसके माध्यम से हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तथा समय समय पर जैव उर्वरक का प्रयोग करा करके हम लोग जो आज समस्या आ रही है हमारे किसान भाइयों के सामने कि लागत बढ़ रही है वो पैदावार घट रही है, इसको देखते हुए हम लोग जो है जैव उर्वरक का प्रयोग करा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे 2 जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए एजेक्टोबैक्टर कल्चर का प्रयोग तथा जो ज़मीन में आप लोग DAP NP का प्रयोग कर रहे हैं उसकी उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए हम फास्फेटिक खाद जो PSB कल्चर है उसका प्रयोग करा रहे हैं। तो किसान भाइयों, इन विभिन्न माध्यमों से हमारा प्रयास है, इफ़को का प्रयास है, जो हम कहते हैं कि किसानों की सहकारी संस्था है इफ़को, इस प्रकार से जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको उनके बदले में हम लोग जलविलेय उर्वरकों का प्रयोग करा रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई जलवायु का प्रदूषण रोकने में, मिट्टी का प्रदूषण रोकने में जलविलेय के माध्यम से जो पोषक तत्व हैं पौधों के उनको प्रयोग करा रहे हैं। किसान भाइयों, अब यदि आपके फसल के बारे में कोई समस्या है उसके समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम संतोष पाठक है, ग्राम जोगिया कोल के रहने वाले हैं। पूर्व पद्धति से हम लोग खेती कर रहे हैं और उसमें
खाद भी डालते हैं, लेकिन पूर्व जैसा जैसे पहले फसल उत्पादन मिलता था अब ऐसा नहीं मिल रहा है। इसके लिए कुछ हमें बताएं। मैं अपने कृषक बंधु को बताना चाहूँगा कि पहले हम लोग जो खाद डालते थे उससे पर केजी जो तत्व थे उससे 15 किलो खाद्यान्न उत्पादन होता था। आज 1 किलोग्राम तत्व प्रयोग करने के बाद 5 से 6 किलोग्राम ही खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। ये हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसमें कमी के कारण ऐसा हुआ है। और अभी तक हमारे किसान भाई आप भी यूरिया के लिए, नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया तथा फास्फोरस और पोटाश देने के लिए DAP और NPK का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि अब इन खादों के साथ साथ जो दूसरी नई तकनीकें आई हैं, दूसरे नए खाद आए हैं, उनका यदि आप प्रयोग करेंगे तो आप कम खाद देकर भी अच्छी उपज ले सकते हैं। जिसमें मुख्य रूप से जलविलेय उर्वरक आए हैं, जिसमें यूरिया फास्फेट जो DAP की तरह कार्य करता है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों तत्व हैं। दूसरा हमारा NPK 18-18-18 है, जिसमें तीनों प्रमुख तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तत्व उपलब्ध है। इसी प्रकार से जो म्यूरेट ऑफ पोटाश था उसके स्थान पर अब हमारे किसान भाई सल्फेट ऑफ पोटाश, जिसमें 50% पोटाश तत्व उपलब्ध है, उसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार 15 से 20% बढ़ सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, हम जोगिया कुल से सुरेंद्र सिंह बोल रहे हैं। जैसे खाद वगैरह डालने के लिए हम लोग पुरानी परंपरा से तो डाल ही रहे हैं, लेकिन कोई नई तकनीकी बताएं जिससे लागत कम पड़े, उपज ज़्यादा मिले। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके पास जो भी पशु हैं उनका गोबर आपके पास है, खेतों का जो फसल अवशेष हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो या दूसरे अन्य फसल अवशेष, उनको लेकर के आप अच्छी किस्म का कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। जो इफ्को के द्वारा नई विधि निकाली गई है, फास्फो सल्फो नाइट्रो कंपोस्ट विधि, जिसमें 3 महीने में ही अच्छी खाद तैयार हो जाती है, जिसमें लगभग 5.5 किलोग्राम यूरिया और लगभग 25 से 30 किलोग्राम DAP, एक गड्ढा जो 10 बाई 5 और 3 फुट गहरा खोद करके आप अपने पशुओं का गोबर, उनके बिछावन तथा फसल अवशेष को अच्छी प्रकार से मिला करके उसमें 16 लेयर बनाई जाती हैं। प्रत्येक लेयर के बाद जो 5.25 किलोग्राम यूरिया है उसको मिलाइए और लगभग 25 से 30 किलोग्राम DAP उसमें डाल दीजिए तथा लगभग जो है 1 बोरा फास्फोजिप्सम का मिलाने के बाद उसको पलट दीजिए। ध्यान रहे कि उसमें नमी उचित मात्रा में होनी चाहिए ताकि वो 3 महीने में सड़ गल करके बढ़िया खाद तैयार हो जाए। जब हमारे किसान भाई इसको डालेंगे तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और आपकी उपज में वृद्धि होगी। हाँ डॉक्टर साहब, हम बेचन सिंह ग्राम जोगिया कुल से बोल रहे हैं। हम गेहूं की साहब खेती करते हैं, जिसे बुआई करते हैं। हर साल हमारा दाना एकदम पतला हो जाता है साहब। उसके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए हम लोग को दाना पतला ना हो, हम लोग को अच्छी पैदावार मिले। जो दाने की बात है, एक तो आपकी मिट्टी का परीक्षण कराया गया था यहाँ पर। लगातार 2 साल से इफ्को आपके गांव के किसानों की मिट्टी का परीक्षण करा रही है, जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी पाई जा रही है। और किसी भी फसल का दाना के लिए, मोटाई के लिए ज़रूरी है कि आपके खेतों में पोटाश तत्व उपलब्ध हो। उसके देने के लिए इफ्को का NPK 12-32-16 आपके पास उपलब्ध है। दूसरे म्यूरेट ऑफ पोटाश है। वो तीसरे जलविलेय उर्वरक के रूप में इस समय सल्फेट ऑफ पोटाश उपलब्ध है। NPK 18-18 तत्व उपलब्ध है। आप इस समय भी खड़ी फसल में जो इस समय अवस्था है, बाल निकलने से पूर्व सल्फेट ऑफ पोटाश का 1% का घोल, मतलब 1 एकड़ में 5.5 किलोग्राम 3 बार में प्रयोग यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दाना मोटा होगा, चमकीला होगा और रोग रोधी होगा। इस प्रकार से आपकी उपज बढ़ सकती है। दूसरे आपके खेतों की जो परीक्षण कराया गया था उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ साथ पोटाश और जिंक की कमी भी पाई गई है। तो जिंक तत्व का भी आप बीज की बुआई से पूर्व अपने खेतों में लगभग जो है 16 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका प्रयोग आवश्यक रूप से करें। जो जलविलेय उर्वरक की बात है, इसमें सल्फेट ऑफ पोटाश या NPK 18-18 के घोल का 1% का छिड़काव, बीज की बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद पहला छिड़काव, दूसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था पर और तीसरा छिड़काव बाल आने से पहले। जब बाली आती है उससे 1 सप्ताह पहले ये अवस्था लगभग 80 से 85 दिन पर आती है। इस समय आप सल्फेट और पोटाश का यदि छिड़काव करेंगे तो आपका दाना मोटा होगा और उपज में वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, हम मनोज कुमार बोल रहे हैं जोगिया कुल से। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि ये खाद असली है, एक खाद नकली है, तो हम खाद की पहचान कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताएं हमें।
मैं आपको बताना चाहूँगा, नाइट्रोजन देने के लिए किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस देने के लिए डीएपी का प्रयोग करते हैं। और एनपीके 12-32-16 या 10-26-26 या 20-20-0-13 ये हमारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि यूरिया में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। यदि हमारे किसान भाई यूरिया का 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल करके देखें तो उसमें कोई अवशेष नहीं बचता और पानी बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है अमोनिकल फॉर्म में, इसलिए वो ठंडा हो जाता है और उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती। ये भ्रम है किसान भाइयों को कि नमक का मिलावट हो सकती है यूरिया में, जबकि ऐसा संभव नहीं है। दूसरे, यदि यूरिया बनेगा तो उसमें 40% नाइट्रोजन आवश्यक है और 40% नाइट्रोजन रहेगी। सबसे ज़्यादा मिलावट जो होती है खादों में वो डीएपी में होती है हमारे किसान भाइयों के लिए। और डीएपी काले रंग की हो सकती है, भूरे रंग की हो सकती है, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 40% पोटास होती है, जिसमें मुख्य रूप से सिंगल सुपर फास्फेट की मिलावट निजी विक्रेताओं द्वारा अधिक लाभ के लिए की जाती है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। हमारे किसान भाई जब भी खाद खरीदें उसका 1 चम्मच निकाल लें और उसको जो है उसमें चूने का मिश्रण करें। थोड़ा सा चूना ले लें हाथ पर और 1 चम्मच आप डीएपी का ले लें, उसको मिला करके देखें। उसमें से अपने नाक के पास यदि ले जाएंगे तो बहुत तीक्ष्ण गंध निकलती है अमोनिया की। तो एक पहचान ये है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण अमोनिया की गंध आती है। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। सुबह के समय आसमान पर धुंध छाई रही। विगत दिनों फसल मौसम सतर्कता समूह की उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सभागार में संपन्न हुई बैठक में मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया कि आने वाले 2-3 दिनों में पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के मध्य क्षेत्र व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश के कोई आसार नहीं है। सुबह के समय लगभग सभी क्षेत्रों में धुंध छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहेंगी। किसान भाइयों, तापमान में कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव नवरोपित पौधों पर पड़ता है, इसलिए नए पौधों पर पुआल से छाया कर दें, साथ ही थालों में नमी बनाए रखें। शरद ऋतु की शुरुआत में गुजिया कीट के शिशु जमीन से निकलकर आम के पेड़ों पर चढ़ते हैं और मुलायम पत्तियों मंजरियों को चूसकर क्षति पहुंचाते हैं। कीट पर नियंत्रण के लिए बागों की गहरी जुताई कर 2% मैलाथियान चूर्ण की 200 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ के हिसाब से तने के चारों ओर डालें। वर्तमान मौसम को देखते हुए पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम उन पर झूल डालें तथा रात में बंद स्थान पर बांधें। ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित पशुओं के नवजात होते हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। रात के समय अंदर बांधें और हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा पिलाएं। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।